विशाल खबर के सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। आज विशाल खबर जो आपका पसंदीदा चैनल है, उसमें हम चर्चा करेंगे जो कानून सम्मत चीज़ें बहुत सारी घटित होती हैं उनके संदर्भ में। और उसी संदर्भ में आज हमारे साथ जिला न्यायालय सतना के हमारे मेधावी वकील और कानूनविद, और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कानून पर इनकी पैनी नज़र रहती है, कानून के फैसलों पर पैनी नज़र रहती है। और सबसे बड़ी बात जो है तो इन्होंने अपने जीवन काल में वकालत के धंधे को पूजा समझ करके जो शुरू किया है, बहुत सारे निरपराध लोगों को बिना पैसे के, बिना किसी पारितोष के उनको न्याय दिलाने का काम भी किया है। आज हमारे साथ विशाल खबर में हमारे अत्यंत प्रिय साथी विकास पांडे जी मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से कुछ कानूनी संदर्भों में चर्चा करेंगे। आप सभी से जय सीताराम, नमस्कार। पांडे जी, आज हम चर्चा करेंगे उस संदर्भ में जिस संदर्भ में हमारे पूर्व जो चीफ जस्टिस साहब डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उनका एक इंटरव्यू अभी कल परसों हम सब लोगों के सामने आया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिन बातों को कहा, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे न्यायालयीन फैसलों को इस समय सोशल मीडिया प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया का 20 सेकंड का जो 20 सेकंड की जो क्लिप रहती है, वो बहुत सारे मामलों में सोशल मीडिया जो है न्यायालयीन निर्णयों को प्रभावित करती है। और उसके आगे फिर ये माननीय पूर्व चीफ जस्टिस जी ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग उन फैसलों पर अपनी टिप्पणियां भी देते हैं। यद्यपि उन निर्णयों पर टिप्पणियां देने का अधिकार जनता के पास है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी जज के फैसले के मामले में एक ही किसी जज का नाम लेकर के टिप्पणी देना, ये भी चिंता का विषय है। तो आदरणीय पांडे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे जो चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनका जो ये इंटरव्यू है, तो आपकी समझ में क्या लगता है कि सोशल मीडिया न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित करती है? मैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ साहब की बातों का समर्थन करता हूं, सहमत हूं। जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य ना आ जाए और साक्ष्य विधि के अनुसार प्रमाणित ना हो जाए, तो प्रथम दृष्टया ही उसे आरोपी मान लिया जाना, अपराधी घोषित कर दिया जाना, यह न्याय को प्रभावित करता है। जब तक पूरी तरह से साक्ष्य ना आ जाए, तब तक किसी बात को समाज में फैलाना ये न्याय को प्रभावित करता है। हाँ, अच्छा पांडे जी, थोड़ा सा यहाँ हम रोकेंगे। माननीय पूर्व चीफ जस्टिस साहब का जो ये इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया जो है तो न्याय को प्रभावित करती है। तो न्याय को प्रभावित करने का मतलब जजों की मानसिकता को प्रभावित करती है या कि जनता की मानसिकता को प्रभावित करती है? जनता की मानसिकता को अगर प्रभावित करती सोशल मीडिया, तो उसका तो कोई न्यायालयीन प्रक्रिया में अर्थ नहीं है। तो क्या ये सोशल मीडिया के जो छोटी छोटी सी टिप्पणियां आती, तो क्या जजों की भी मानसिकता को भी प्रभावित करती है? थोड़ा सा इसमें भी जरा आप प्रकाश डालें। देखिए, निश्चित रूप से जज भी मानव हैं और इसी समाज का अंग है। जी जी। जब किसी बात का बड़ा हल्ला होता है जी, किसी खबर का बड़ा हल्ला होता है किसी घटना के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के मन में भी विचार आता है। और
आम जनता के भी मन में कारण इस बात का कि मान लीजिए कोई अंधी हत्या हुई जी शक संदेह के दायरे में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जी जी पुलिस के ऊपर भी मीडिया का दबाव पड़ा, जी पुलिस ने मेमोरेंडम कथन लिखा जी और कथन लिखने के बाद उसे आरोपी बनाते हुए न्यायालय में पेश किया, जी। प्रक्रिया कानूनी चालू हुई। जी अब वास्तविकता ये रहती है कि जिस व्यक्ति को अपराध के आरोप में जेल भेजा गया है, जी बहुत सारे मामलों में उस अपराध से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जी केवल मीडिया के दबाव में पुलिस ने भी जल्दबाजी में आरोपी बनाया बिना उचित साक्ष्य संकलन के, जी जी और फिर ऐसा दबाव बनाया गया समाज के बीच में सोशल मीडिया के ही माध्यम से कि उसको प्रथम दृष्टया ही अपराधी मान लिया गया। जी जब न्यायालय में विचारण चला जी तो उसके विरुद्ध मजबूत साक्ष्य न आने के कारण यदि न्यायाधीश उसको बरी करते हैं, निर्दोष साबित होता है, जी तो फिर सोशल मीडिया में चलता है और आम लोगों के मन में ये होता है कि न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और उसको बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि वास्तविकता दूसरी होती है। जी जी खासकर ट्रायल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जी यदि ट्रायल कोर्ट कहीं गड़बड़ी करेगी तो वो सीधे नियंत्रण में हाई कोर्ट के रहती है। जी जी तो कोई भी न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत साक्ष्य होने के बावजूद जी जी उसको जो है दोष मुक्त कर दे। जी लेकिन यह भी बात सही है कि जिस प्रकार कोई दोषी व्यक्ति न्यायालय से छूटने ना पाए तो किसी निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं यह 20 मिनट की 20 सेकंड की क्लिप के कारण से बहुत से निर्दोष व्यक्ति जेलों में बंद हैं, जी जी जिनके पास उचित पैरवी के लिए धन और संसाधन न होने के कारण से वो निर्दोष होने के बावजूद भी सजाएं काट रहे हैं, मजबूर हैं। जी 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 तो ठीक आपने कहा आदरणीय पांडे जी कि सोशल मीडिया में ये जो 20 सेकंड है 20 मिनट 5 मिनट की जो क्लिप रहती है वो कहीं ना कहीं न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, इसलिए कि जज भी तो मानव है और मानव मस्तिष्क जो है, तो ये जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को कहते हैं तो उस पर भी सोचने के लिए वो विवश हो जाते हैं। तो कई बार सही का गलत और गलत का भी सही हो जाता है। तो माननीय चीफ जस्टिस जी ने जो ये अपने इंटरव्यू में ये चिंता जाहिर की वो भी जायज़ है। दूसरा उन्होंने जो एक बात कही कॉलेजियम सिस्टम पर, कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के संदर्भ में एक जो सिस्टम है उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो अभी बीच में उस कॉलेजियम सिस्टम पर कई सवाल खड़े हुए, तो मोटा मोटी तौर पर हमारे दर्शक भी समझ पाएँ आदरणीय, और मैं भी समझ पाऊँ, मैं भी कानून का विद्यार्थी था, मेरे भी समझ में थोड़ा बहुत आ जाए। पहले तो हम इस बात पर चर्चा करने की कॉलेजियम सिस्टम क्या है। जी देखिए, जजों का चुनाव जी कमेटी बनाकर जज लोग नए जज के नियुक्ति का सिफारिश करते हैं। हाँ उस सिफारिश के आधार पर सरकार और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हाँ हाँ देखिए, न्याय जैसे पवित्र विषय पर यदि संदेह उत्पन्न हो जाए जी जी तो देश की भलाई इसी में है कि उस संदेह का निराकरण कर दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और भारत की वर्तमान व्यवस्था जो पूर्व का भी इतिहास है, तो मैं खुलकर तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं लोग, और उसी प्रभाव के कारण से अयोग्य व्यक्ति भी इस
प्रक्रिया का अंग बन जाते हैं। अब विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प के रूप में जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा जी, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, जैसे सिविल सेवा की परीक्षा के आधार पर IAS, IPS इनकी सबकी नियुक्ति होती है। इसी प्रकार यदि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कर दिया जाए और विचारण न्यायालय का न्यायाधीश सीधे सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हो, हाई कोर्ट भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हो, तो सीधे मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट की हो और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में उम्र का बंधन न रखा जाए। उम्र का प्रथम दृष्टया बंधन ये है कि 55 साल तक, 60 साल तक भी वो परीक्षा 55 साल तक दे सकते। उसकी परीक्षा का भी जो क्रम हो जी, वो ज्यादातर प्रायोगिक हो, क्योंकि किताबों से कानून पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे करना है उस नीति पर इनकी परीक्षा का ज्यादातर प्रारूप। इससे जो जनता के मन में अविश्वसनीयता है वो भी खत्म। बीच में जहाँ तक हमारी जानकारी है आदरणीय पांडे जी, कॉलेजियम सिस्टम में उसमें क्या है कि पूर्व जज उस कमेटी में परंपरागत रूप से पूर्व जज, JNU वगैरह के कुछ प्रोफेसर और कुछ NGO के लोग, तो जो उंगली उठी थी अभी शायद किरण रिज्जू थे उस समय भी थी जिसमें ये काफी विवाद कॉलेजियम सिस्टम पर उठा था। तो जो NGO के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी फंड लेते हैं, FCRA के माध्यम से उनके पास विदेशी पैसा आता है। तो हमारी न्यायालयीन और फिर जब वो उस कमेटी पर हो जाते हैं, जिस कमेटी के माध्यम से हमारे माननीय न्यायाधीशों का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो विदेशी लोग जो उन NGO को फंड देते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है। तो हमारी न्यायालयीन व्यवस्था को अपरोक्ष रूप से विदेशों के लोग भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए उस समय ये बहुत सारी बातें आई थी। तो ये कॉलेजियम सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में न्यायाधीश ही होते हैं कमेटी में। अच्छा, न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो है कमेटी में, उनकी कमेटी में जो चुनने वाली प्रक्रिया है, अन्य कोई नहीं। जी जी जी। सवाल इस बात का है कि जब सीमित संख्या में न्यायाधीश हैं और केवल वो जिसको चाहते हैं उसके आधार पर वो सिफारिश करते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि क्यों ना परीक्षा ले ली जाए योग्यता की और न्यायाधीशों को केवल एक हाई कोर्ट तक सीमित, जैसे विचारण न्यायालय के न्यायाधीश को केवल एक हाई कोर्ट तक सीमित न रखा जाए। जी जी। उसको भारतीय न्यायिक सेवा बनाकर, जैसे मान लीजिए सतना का ADJ है रहने वाला, तो उसको आप किसी भी हाई कोर्ट में ADJ के पद पर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जी जी। इससे स्थानीयता का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी। न्याय पारदर्शी होगा। जी। सुप्रीम कोर्ट के सीधे निरीक्षण में होगा। जी जी। तो इससे क्या है कि जो अविश्वसनीयता न्याय के प्रति लोगों की बनती जा रही है उसका जो है उपाय होगा। और देखिए, जो ये निर्दोष लोग हैं, जो भी प्रक्रिया, जैसे आज वर्तमान समय में इस समय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आरोपियों की निःशुल्क पैरवी वाला, वास्तविकता तो ये है कि केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। जी जी। जो जिस विषय की वकालत नहीं भी करते थे वो भी कमेटियों में सेलेक्ट हो गए और आज भी उन आरोपियों की जो गरीब हैं उनकी पैरवी उस हिसाब से नहीं होती। हाँ जी। देखिए, एक बात मैं बताऊं, कोई व्यक्ति बीमार है, उसका हार्ट खराब, आपने फॉर्मेलिटी के तौर पर डॉक्टर रख दिए। अब वो डॉक्टर कर रहा है वो हार्ट का ही कि नहीं, उसका इलाज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार जिस
गरीब की, जो जेल में बंद है, निर्दोष है या दोषी है, उसकी पैरवी जो है ठीक तरीके से नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ न्याय नहीं होगा। हाँ जी। और मान लीजिए वो निर्दोष है जी। तो उसके मन में, उसके परिवार वाले, उसके घर के मन में न्याय के प्रति क्या विश्वास होगा? हाँ। यदि सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य यही होगा, आम जनता का दुर्भाग्य ये होगा कि निर्दोष निरपराध सजा पाए। मैं मानता हूं कि कोई भी दोषी नहीं बचना चाहिए। अपराध पूरे समाज के हर तबके के लिए कष्टदायी है, लेकिन यह भी बात सही है कि किसी निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ जी जी। हाँ तो ठीक है पांडे जी, ये बात तो निकल करके आई कि कॉलेजियम सिस्टम गड़बड़ नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता अगर आ जाए तो बात ठीक ठाक हो सकती है। तीसरा जो उन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश रिटायरमेंट होते हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद जो उनका बाकी का जीवन रहता है वो राजनीति में अगर जाते हैं तो लोगों के मन में उनके प्रति जो एक न्यायाधीश का भाव रहता, श्रद्धा रहती है, वो कहीं ना कहीं क्षति होती है। तो माननीय पूर्व चीफ जस्टिस जी की इस बात का क्या अर्थ, क्या मायने हैं और क्या सही है क्या गलत है, इस पर भी जरा आप थोड़ा सा टिप्पणी। मैं उनकी इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ। जनता के मन में संबंधित व्यक्ति के लिए न्यायाधीश की श्रद्धा और भावना रहती है। यदि वह रिटायरमेंट के बाद किन्हीं ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं, इससे आम जनता का विश्वास न्यायाधीशों के प्रति खराब होता है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रामानंद सागर जी जो रामायण बनाए, उसमें राम का पात्र अरुण गोविल, जब भी अरुण गोविल अयोध्या या कहीं जाते हैं तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वह राम के रूप में ही उन्हें देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक छवि उनकी बन गई है। हाँ, राम के रूप में। इसी प्रकार न्यायाधीश की छवि होती है। जी जी। और जब न्यायाधीश की छवि बन गई है तो इसके बाद किसी लाभ के पद में जाना या राजनीति में जाना कतई उचित नहीं है। बाकी लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं। ऐसा कोई संवैधानिक वैधता वो संविधान रोकता नहीं है। हाँ। लेकिन नैतिक तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए। न्यायाधीश की जो गरिमा होती है उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा पांडे। आज हम लोगों ने पांडे जी के साथ एक बहुत अच्छे मुद्दे पर बात की, कानूनी मुद्दे पर, और माननीय चीफ जस्टिस जी के इंटरव्यू पर बातचीत की। आगे हम अपने आदरणीय पांडे जी के साथ कानून की बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारे कानून के सिद्धांत और उनमें कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इन सारे विषयों पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। हम माननीय विकास पांडे जी से अनुरोध भी करेंगे आप सबकी ओर से कि समय समय पर हमें उपलब्ध होते रहेंगे। उन सब पेचीदगियों को हम एक अपना कार्यक्रम बना करके, चाहे उसे हम कानूनी आईना ही नाम दे दें, हम आगे पांडे जी से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। विशाल खबर के सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम।